श्रेया बहू उठ गई। क्या तुम्हारी माँ का 2 बार फोन आ चुका है बेटा? रात को तुमने अपना मोबाइल बाहर हॉल में ही छोड़ दिया था, इसीलिए अब उनसे बात कर लेना। वो अकेली रहती है ना, कुछ काम होगा उन्हें। श्रेया की सास कविता जी ने उसे फोन देते हुए कहा तो श्रेया बोली, हाँ माँ जी ठीक है, मैं कॉल कर लूंगी। कहते हुए उसने अपनी माँ को मैसेज भेज दिया कि बाद में कॉल करती हूँ और खुद फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। जिस दिन श्रेया इस घर में बहू बनकर आई थी, उसके दूसरे दिन से ही कविता जी ने श्रेया को अपने पास बिठाकर कहा था कि बेटा, यह घर तुम्हारा है, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। मैं भी यहाँ बहू बनकर ही आई थी और तुम भी बहू बनकर आई हो। इसका मतलब इस घर में बहुएं रहेंगी। सास के लिए कोई जगह नहीं है। मेरी बेटी और एक छोटा सा नाती है जो विदेश में रहते हैं, इसलिए अब मेरी आंखों के सामने तो तू ही मेरी बेटी है। देख बेटा, तुम भी नौकरी करने के लिए जाती हो, इसलिए सिर्फ अपने कामों पर ध्यान दो। वैसे भी अपने घर में सबको घर के काम आते हैं। तुम्हारे ससुर जी भी सब्जियां स्वादिष्ट बनाते हैं। क्योंकि हम दोनों ही नौकरी करते थे, इसीलिए घर का काम भी मिलकर कर लेते थे। आज हम रिटायर हो गए हैं तो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, इसीलिए तुम दोनों पति पत्नी भी हमेशा मिलकर रहना बेटा। कविता जी की बातों को सुनकर श्रेया को एक अपनापन महसूस हुआ, जिससे उसे कभी नहीं लगा कि वह एक नए घर में आई है। उसका पति प्रतीक भी यही कहता कि श्रेया, मेरे माता पिता के समान बहुत ही कम लोग मिलेंगे। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, हमारे घर में तनाव का माहौल कभी नहीं हुआ, बल्कि हमेशा खुशी का वातावरण रहता है। मेरे माता पिता दोनों ही आपस में बातें करते हुए मिलकर काम कर लेते थे। डिनर टेबल पर हम साथ बैठकर दिन भर की दिनचर्या को आपस में बांटते थे। आज हम जो कुछ भी हैं, वह उनके कारण ही है। इसीलिए प्लीज तुम भी हमेशा उनकी बेटी बनकर रहना। इस तरह से उन सब की बातें सुनकर श्रेया को बहुत आश्चर्य होता कि इतने अच्छे लोग बहुत ही कम परिवारों में देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसका खुद का परिवार ही उसकी माँ के कारण बिखरा हुआ था। वो अपने आप को बहुत खुशनसीब मान रही थी कि इस परिवार में शादी करके आई। सोचते हुए श्रेया ने अपनी माँ के पास फोन मिलाया। हेलो माँ। अच्छा, महारानी को अब फुर्सत मिली है मुझसे बात करने की। फोन उठाते ही श्रेया की माँ विमला जी शुरू हो गई। तो श्रेया ने कहा, माँ मेरा फोन बाहर रखा हुआ था, इसलिए मुझे पता नहीं चला। अब माँ जी ने ला कर दिया है। अच्छा, अपनी माँ से झूठ बोल रही है ना? मैं सब जानती हूँ, सुबह से नौकरानी की तरह काम में लगी हुई होगी। अरे मैं कितनी बार तुझे समझा चुकी हूँ कि अलग जाकर रह ले, वरना ससुराल में हमेशा महारानी की जगह नौकरानी बनकर रह जाएगी। पर नहीं, तेरे कानों पर तो जू तक नहीं रेंगती। दूसरी लड़कियों को देख, शादी के दूसरे दिन ही पति को लेकर उड़न छू हो जाती है। तेरी भाभी को ही देख ले। इसीलिए कहती हूँ, तू भी अच्छी बनने की कोशिश मत कर और दामाद जी को लेकर वहां से चली जा, वरना हमेशा सास ससुर की सेवा में ही लगी रहेगी। विमला जी अपनी बेटी को भड़काने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी श्रेया ने कहा, माँ अगर आपके प्रवचन खत्म हो गए हैं तो क्या मैं फोन रख दूं? क्योंकि इस विषय पर मैं कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आप तो कभी बदलोगी नहीं। अच्छा चलो, यह बताओ भाई, भाभी को फोन किया कि नहीं? अरे मैं उन्हें फोन क्यों करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। विमला जी ने गुस्से से कहा। तो श्रेया उन्हें समझाते हुए बोली, माँ आप बार बार इसी बात को क्यों दोहराती हैं? उनके साथ अच्छे से बात कर लीजिए, रिश्ते में दरार मत डालिए। भैया हर महीने आपको 10,000 रुपए भेजता है, उन्हें तो आप बिना झिझक के ले लेती हैं। इसका मतलब आपको उसका पैसा तो चाहिए, लेकिन वे लोग नहीं। इतना सुनते ही विमला जी भड़क उठी। ठीक है, तुम तो उससे बात करती रहती हो ना, तो बोल देना उसको अब से मुझे पैसे ना भेजें। तुम्हारे पिता की पेंशन मिलती है मुझे, तो उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। मैंने उससे थोड़ी ना भीख मांगी थी कि मुझे पैसे भेज दो, वह खुद अपनी मर्जी से पैसे भेज रहा था। अगर तुझे उससे भी जलन हो रही है तो उसे बोल देना कि मुझे पैसे ना भेजे। माँ इस तरह अपनी जुबान से कड़वाहट उगलना छोड़ दीजिए। उन्हें एक बार घर वापस बुला लो। कितने दिन तक उनसे रूठी रहोगी? नहीं, मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है, ना ही उसे यहाँ बुलाना है। मैंने इतना अच्छा रिश्ता दिखाया था कि वो कितने पैसे वाले लोग थे, लेकिन
नहीं अपनी पसंद की उस भिखारी खानदान की लड़की को ले आया। मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगी। और हाँ, तुम्हारी सास ने भी शायद उनसे बातचीत की होगी। तुम्हारी भाई भाभी की बहुत तारीफ कर रही थी, इसलिए बोल रही हूँ मुझे ज्ञान बांटने की बजाय अपनी सास को भी उनके बारे में बता दे, ताकि उन्हें भी सच्चाई का पता चले। ठीक है, अपने पिताजी की तरह अच्छा बनने की कोशिश मत कर। कहते हुए विमला जी ने फोन रख दिया। श्रेया के सामने माँ को समझाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। खैर, नहा धोकर श्रेया रसोई घर में गई तो कविता जी पहले से ही खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। श्रेया को देखते ही कविता जी ने कहा, बहू, कल हम तुम्हारे मायके चलेंगे। समधन जी बेचारी अकेली रहती है ना, एक बार मिलकर आएंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। इसी बहाने तुम्हारा भी माँ से मिलना हो जाएगा और हो सकेगा तो उन्हें अपने साथ अपने घर ले आएंगे। सास की बात सुनकर श्रेया को क्या जवाब देना है समझ में नहीं आ रहा था। तभी कविता जी ने कहा, क्या हुआ बहू, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या तुम हमें अपने मायके नहीं ले जाना चाहती? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हम सब लोग चलेंगे तो माँ को भी अच्छा लगेगा। सास को तो श्रेया ने हाँ बोल दिया था, पर अंदर ही अंदर से उसे चिंता खाए जा रही थी कि वहाँ जाते ही माँ सबके सामने अपने बेटे बहू की बुराई करना शुरू कर देंगी। इसलिए जल्दी से खाना खा पीकर उसने तुरंत अपनी माँ को फोन करके बताया, माँ, हम सब लोग कल आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो विमला जी ने कहा, कोई बात नहीं, एक दिन की बात है, मैं खाना बनाने वाली को बुला लूंगी, काम हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। तभी श्रेया ने कहा, माँ, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, उन सबसे अच्छे से बात करना, कहीं उनके आते ही बेटे बहू की बुराई करना शुरू कर दोगी तो? अच्छा बेटी, तुझे अपनी माँ से ज्यादा भाई की फिक्र हो रही है। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अपने घर की एक एक बात किस लिए सबके सामने बताना ठीक है? तुझे तो मैं ही हमेशा बुरी लगती हूँ। कहते हुए विमला जी ने फोन रख दिया। अगले दिन श्रेया अपने पति और सास ससुर के साथ अपने मायके पहुंच गई तो विमला जी ने बेटी के ससुराल वालों की इतनी अच्छी आवभगत की जिसकी कल्पना श्रेया ने सपने में भी नहीं सोची थी। जाते समय श्रेया की आंखें भर आईं तो कविता जी ने कहा, बेटा, इतना छोटा दिल क्यों कर रही है? अपनी माँ को भी अपने साथ ही ले चलो। तो विमला जी ने जाने से साफ इनकार कर दिया कि फिर कभी आऊंगी। तभी कविता जी ने कहा कि आप कभी नहीं आती हैं, आपके बच्चे बहुत दूर रहते हैं, इसलिए बेटी के पास आती रहोगी तो आपको भी अच्छा लगेगा। तभी श्रेया ने माँ को इशारे से कहा कि चुप रहना माँ, कुछ मत कहना। थोड़ी देर बाद विमला जी से विदा लेकर चारों अपने घर की ओर निकल गए। थोड़ी दूर आने के बाद कविता जी ने कहा कि देख श्रेया बेटा, दूसरे घरों की तरह हमारे घरों में कोई रोक टोक नहीं है, सब लोग आराम से अपनी मर्जी से काम कर लेते हैं, इसलिए तुम प्रतीक को लेकर हर रविवार को अपनी माँ से मिलने आ जाया करो। बेटी दामाद को देखकर उन्हें भी खुशी मिलती रहेगी, क्योंकि आज मुझे विमला जी कुछ उदास सी लगी। प्रतीक, मेरी बात सुन रहे हो ना? जिस तरह हम तेरे माँ बाप हैं, उसी तरह वह भी श्रेया की माँ है, इसलिए उनकी खोज खबर लेना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो, आज के बाद हर रविवार को हम उनसे मिलने जाया करेंगे। प्रतीक ने भी हामी भरते हुए कहा तो उनकी बातें सुनकर श्रेया की आंखें भर आईं। कुछ देर बाद ही सब लोग घर पहुंच गए। अगले दिन श्रेया ऑफिस जाने के लिए तैयार हो ही रही थी कि तभी उसकी माँ का फोन आ गया। उसने फोन उठाया ही था कि दूसरी तरफ से माँ के रोने की आवाज सुनाई दी तो श्रेया ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हो? बेटा, कल रात को घर में चोरी हो गई, चोर सारे गहने और पैसे लेकर भाग गए हैं। इस कॉलोनी में और भी घरों में चोरी हुई है, सबने मिलकर पुलिस कंप्लेंट दर्ज कर दी है, तुम सब जल्दी से आ जाओ बेटा। यह सुनते ही श्रेया की भी आंखें भर आईं। उसने कहा, तुम चिंता मत करो माँ, हम बस अभी आ ही रहे हैं। उसने फोन रखकर जैसे ही सबको बताया तो सब लोग अगले 1 घंटे में श्रेया के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही विमला जी भागकर अपनी बेटी के गले से लगकर रोने लगी। प्रतीक और उसके पिताजी ने आसपास के लोगों से बातचीत की तो पता चला कि एक-आध घरों में और भी चोरी हुई थी। वह सब लोग विमला जी को लेकर वापस घर आ गए तो कविता जी ने विमला जी को समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, पैसे का क्या है,
पैसा और हो जाएगा। आप सही सलामत हैं। यही बहुत है। विमला जी को बेटी के घर में रहते हुए 1 सप्ताह हो गया था। वहाँ सास ससुर और पति का श्रेया के प्रति इतना प्यार देखकर उन्हें लग रहा था कि वह किस अलग दुनिया में आ गई हैं। वो कितने सुकून से रह रहे हैं। यहाँ घर में हर पल खुशी का वातावरण रहता है। वह सोच रही थी कि तभी उनका ध्यान कविता जी की ओर गया, जो अकेले ही बालकनी में बैठी हुई थी। तो वह भी उनके पास जाकर बैठ गई। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद कविता जी ने कहा, आपको पुलिस से कोई खबर मिली कि नहीं? अरे नहीं बहन जी, एक बार जो चोरी हो जाती है वह वापस कहाँ मिल पाती है। बेटा रुपए भेजता था, उन्हें जमा करके मैंने 2 लाख रुपए रखे थे। तो कविता जी बोली कि आपको उन पैसों को बैंक में जमा करवाना चाहिए था। इतने पैसे कोई घर में रखता है क्या? हाँ बहन जी, आप सही कह रही हैं। श्रेया ने मुझसे कहा भी था कि बैंक अकाउंट खुलवा दूं, पर मेरी ही मति मारी गई थी। मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है। बेटे के लिए इतना अच्छा रिश्ता लाई थी, बहुत पैसे वाले लोग थे। मेरी फूटी किस्मत देखिए, उसने उस रिश्ते को मना कर दिया और अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। अब आप ही बताइए, मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? इसलिए मैंने तो बेटे बहू से बात करना ही बंद कर दिया। तभी कविता जी ने कहा, आप जो भी कह रही हैं सही है बहन जी, लेकिन हम जैसा चाहे वैसा हमेशा नहीं होता है। हमारे प्रतीक के लिए भी एक प्रधान की बेटी का रिश्ता आया था। वो लड़की भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। बहुत सारा पैसा था उनके पास। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। हमारा परिवार उन्हें बहुत अच्छा लगा था, इसलिए बार बार खबर भेजते रहे। लेकिन हम उनके मुताबिक इतने पैसे वाले नहीं थे, इसलिए हमने तो सोच लिया था कि हम अपनी हैसियत के मुताबिक की लड़की से ही हमारे बेटे की शादी करेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें किसी भी विषय को दिल से नहीं लगाना चाहिए। अब देखिए, बच्चे हमारे लिए और हम बच्चों के लिए बोझ नहीं होते हैं। आपका बेटा दूर रहते हुए भी आपके करीब है। आप कह रही हैं कि आप अपने बेटे से प्यार नहीं करती, लेकिन आपने पैसे को मुख्य समझा और आपके बेटे ने प्यार को। अब आप ही बताइए, इसमें आपके बेटे की गलती कहाँ से आ गई? देखिए बहन जी, आप मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, लेकिन पैसे तो वह दोनों कमा ही लेंगे। लेकिन जहाँ प्यार नहीं है वहाँ पैसा है तो भी क्या फायदा? बातों ही बातों में कविता जी ने आज समधन जी को बहुत कुछ समझा दिया था। अगले दिन बगीचे में बैठकर कविता जी अखबार पढ़ रही थी। तभी उन्हें लगा कि कोई उनके पैर छू रहा है। देखा तो श्रेया बहू उनका आशीर्वाद ले रही थी। उसे अपने पास बिठाकर कविता जी ने कहा, क्या बात है बेटा, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। तो श्रेया ने कहा, माँ जी, कल भाई का फोन आया था। बता रहा था कि माँ ने उसे फोन किया था, भाभी से भी बात की और उसे वापस आने के लिए भी कह दिया है। भैया आपको बहुत धन्यवाद कह रहा था माँ जी। श्रेया बेटा, अपने तो अपने ही होते हैं। हम कितना भी एक दूसरे से रूठ लें, पर हम अपने रिश्तों को भूल नहीं सकते हैं। अब जा श्रेया बेटा, कहीं तुम्हारी माँ देखेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ माँ जी, कहकर श्रेया वहां से चली गई और अपनी माँ के पास जाकर बोली, माँ, आप अभी तक नहाने नहीं गई हो। श्रेया, लाइट नहीं है ना, और मैं ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहती, इसीलिए लाइट के आने की राह देख रही हूँ। कहते हुए उन्होंने श्रेया को गले से लगा लिया और बोली, बेटा, तुम्हारी सास बहुत अच्छी है। थोड़े दिनों में ही उन्होंने मुझे बदल दिया है। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी बेटी। प्रतीक और उसके माता पिता सब बहुत ही अच्छे लोग हैं। बेटा, तुम्हारा रिश्ता बहुत ही अच्छे घर में हुआ है। तुम सही कहती थी कि मुझे बेटा पसंद नहीं है, पर उसका पैसा बहुत पसंद है। आज मुझे अपनी सोच पर, अपने आप पर बहुत घृणा हो रही है बेटा। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि तुम्हारे भाई भाभी के आने के बाद मैं भी अपने परिवार की खुशियों को अहमियत दूंगी। माँ की बात सुनकर आज श्रेया भी बहुत खुश हो रही थी और मन ही मन अपनी सास को धन्यवाद दे रही थी। तो यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सके। तो फिर मिलते हैं दोस्तों कल एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।